हेलो ऑल, वेलकम टू BHH एजुकेशन। ये हमारा सीरीज़ चल रहा था PYQs का फॉर UGC नेट एग्जामिनेशन इन्वायरमेंटल साइंसेस सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो के क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन है, द माउंटेन दैट राइजेज अ किलोमीटर और मोर अबव द सराउंडिंग सी फ्लोर इज कॉल्ड। तो यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म है। पहले तो सबसे पहले यहाँ पे माउंटेन पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे माउंटेन की बात कर रहा है। द माउंटेन दैट राइजेज अ किलोमीटर, 1 किलोमीटर या उससे ज़्यादा राइज करा जा सकता है माउंटेन, और मोर अबव द सराउंडिंग सी फ्लोर, यानी कि फॉर एग्जांपल ओशन के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो सराउंडिंग में जो भी सी फ्लोर है उससे ऊंचा थोड़ा एक फ्लोर अराइज हो जाता है ओशन के अंदर। ठीक है, सपोज यहाँ पे जो सी फ्लोर है वो यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या है, सी फ्लोर इस एरिया में, इस जगह पे। ठीक है, सो ये जो राइज है लगभग 1 किलोमीटर या मोर देन 1 किलोमीटर अगर होता है तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं। ठीक है, दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। ऑप्शंस आर ओसेनिक आइलैंड, ऑप्शन बी इज अटॉल, ऑप्शन सी इज सी माउंट, ऑप्शन डी इज आइलैंड आर्क। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका होगा सी माउंट। ठीक है, सी माउंटेन क्या होता है, एक अंडर वाटर माउंटेन होता है दैट राइजेस सिग्निफिकेंटली अबव द ग्राउंड, अबव द सराउंडिंग सी फ्लोर ग्राउंड, ऑफ्टन बाय अ किलोमीटर और मोर। ठीक है, तो ये सी माउंट होता है। और सी माउंट का फॉर्मेशन जो होता है वो होता है बिकॉज ऑफ द वॉल्केनिक एक्टिविटीज, volcanic activities. So volcanic activities leads to the formation of sea mount. Okay, ठीक है। ओशनिक आइलैंड क्या होता है? ओशनिक आइलैंड की अगर हम बात करें तो ये आइलैंड होते हैं जो कि ये भी वॉल्केनिक इरप्शन का ही रिजल्ट होता है। तो बेसिकली जो मैग्मा होता है, जब अंडरग्राउंड सी से वॉल्केनोज ऊपर की तरफ आते हैं और वो मैग्मा रिलीज करते हैं, तो ये मैग्मा डेंस होने के बाद, कंडेंस होने के बाद क्या हो जाता है, सी सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, एक्यूमुलेट हो जाता है और लैंड जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है इन बिटवीन द सी, दैट इज कॉल्ड ओशनिक आइलैंड। ठीक है, अटॉल की बात करें तो एक रिंग शेप कोरल रीफ स्ट्रक्चर होता है, और आइलैंड ऑफ सीरीज बोल सकते हैं इसको, जो लैगून के आसपास होता है, इन सर्कल लैगून, इन सर्कल लैगून। ठीक है, तो ये स्पेस प्रोवाइड करता है कोरल रीफ्स को डेवलप होने के लिए। ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है, आपको पता होगा कि कोरल्स जो होते हैं वो या तो बहुत डीप सीज पाए जाते हैं या तो ऐसे शैलो शी वाले रीजन में पाए जाते हैं। सो जो शैलो वाला रीजन है दैट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर, रिंग शेप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सीरीज ऑफ आइलैंड्स बनाते हैं, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, इस टाइप का अटॉल फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करें आइलैंड आर्क का, तो ये एक चेन ऑफ आइलैंड है जो कि वॉल्केनिक एक्टिविटीज से होता है। मतलब कई सारे आइलैंड्स के चैन बन रहे हैं ओशन के अंदर, तो उसको हमने कंबाइनली आर्क कह दिया। तो आपका अंडमान निकोबार, आप इसको बोल सकते हो कि वो भी एक आर्क शेप स्ट्रक्चर हो गया, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं बहुत सारे, तो इसको हम बोलते हैं आइलैंड आर्क। ठीक है, बट फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर इज सी माउंट। अगला क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ आर्सेनिक इज मोर टॉक्सिक। कौन सा आर्सेनिक का फॉर्म मोर टॉक्सिक है? तो हमें पता है कि आर्सेनिक की वैलेंसी +3 से +5 तक रेंज करती है, AS+3 टू AS+5। ठीक है, जबकि आर्सेनिक 3 को मोस्ट टॉक्सिक माना जाता है देन द अदर फॉर्म्स। इसके कुछ रीजंस हैं, यहाँ पे 5 तो दिया नहीं है, बट 3 जो है वो मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म है, मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म ऑफ आर्सेनिक, बिकॉज
ये ईजिली बाइंड करता है प्रोटीन और एंजाइम से। कुछ रीज़न है, पहला है ईजिली बाइंड्स विथ प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स, प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स, ठीक है। बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है इसका, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एब्जॉर्ब होने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर ये इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है आर्सेनिक +3, तो ऑर्गेनिज्म अगर इससे एक्सपोज्ड होता है ओवर द टाइम तो हाईली चांसेस हैं कि ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज इसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत हाई है, ठीक है। और हाईली रिएक्टिव भी है, हाईली रिएक्टिव है, यानी कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सेलुलर डैमेज ये सारी चीज़ें कॉज कर सकता है जब ये सेल के अंदर जाएगा। अगर सेल के अंदर गया तो टॉक्सिसिटी होगी, आर्सेनिक टॉक्सिसिटी बोलते हैं उसको, और सेलुलर स्ट्रेस बढ़ेगा। सो दिस आर द फ्यू रीज़न बिहाइंड आर्सेनिक +3 इज मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म ऑफ आर्सेनिक। अगला क्वेश्चन है नॉइज क्लाइमेट इज रिप्रेजेंटेड बाय। नॉइज क्लाइमेट क्या होता है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नॉइज क्लाइमेट क्या होता है। नॉइज क्लाइमेट मेज़र करता है वेरिएबिलिटी ऑफ रेंज ऑफ नॉइस को, वेरिएबिलिटी ऑफ रेंज ऑफ नॉइस, यानी कि कहीं भी अगर नॉइज़ हो रहा है, आवाज़ आ रही है, ठीक है, नॉइज़ पॉल्यूशन का केस है, तो ओवर द टाइम नॉइज़ किस तरह से वेरी कर रहा है। आपने देखा होगा कि जब भी कहीं रिकॉर्डिंग का, अगर आप माइक यूज़ कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, तो ऐसे ऐसे पिक फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आपके नॉइज़ के इंटेंसिटी के लेवल पे पिक फॉर्मेशन होता है आपके रिकॉर्डर पे या स्क्रीन पे, जहाँ पे भी नॉइज़ लेवल ज़्यादा होगा। तो नॉइज़ क्लाइमेट क्या है कि वो फाइंड आउट करता है कि वेरिएबल कितना है, मतलब नॉइज़ जो है वो कितने रेंज से वेरी कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका रूम एकदम खाली है, कोई नहीं है वहाँ पे, बस फ़ैन चल रहा है या एसी चल रहा है, वॉट एवर, तो देयर इज़ अ बैकग्राउंड नॉइज़, कोई बोल नहीं रहा है, कोई किसी भी तरह का नॉइज़ नहीं है, बातें नहीं हो रही है वहाँ पे, ठीक है। बट स्टिल एक नॉइज़ ओवर द टाइम आपको देखने मिलेगा, एक कांस्टेंट, दैट इज़ बैकग्राउंड नॉइज़, ओके। बट अगर सडनली कमरे में कोई एंटर करता है और वो बोलना स्टार्ट करता है, तो आपका पहला नॉइज़ ऐसे ऐसे कुछ बैकग्राउंड सा था, मिनिमल, फिर कोई आया और वो बोलना स्टार्ट करता है, तो अचानक से नॉइज़ का पिक हाई हो गया। फिर उसके बाद आपने वहाँ पे रूम थिएटर वगैरह बचा दिया, तो आपका नॉइज़ अब उसके अकॉर्डिंग बढ़ेगा। सो ओवर द टाइम, सपोज अगर हम 1 घंटे की बात करते हैं, 1 आवर की बात करते हैं, तो 1 आवर में नॉइज़ के रेंज में क्या वेरिएबिलिटी हुई, दैट इज़ कॉल्ड नॉइज़ क्लाइमेट, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नॉइज़ क्लाइमेट के लिए फाइंड आउट करने के लिए हमें एक पीरियड पता होना चाहिए, पीरियड पता होना चाहिए कि कितने टाइम पीरियड के लिए आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, ठीक है। 1 दिन के लिए कर रहे हो, 1 घंटे के लिए कर रहे हो, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है दिस, L10 - L90। L90, L10 जो होता है, L10 होता है रिप्रेजेंट्स द नॉइस लेवल एक्सीडेड 10% ऑफ द टाइम विच इज़ ऑफ्टन यूज टू एस्टिमेट पीक और हाई नॉइस लेवल। जैसे कि मैंने बताया कि एक बैकग्राउंड नॉइज़ आपका चल रहा था, बट सडनली आकर के कोई आया और फिर वो बोलना स्टार्ट किया है, फिर रूम थिएटर बज रहा है, तो आपका नॉइज़ लेवल बढ़ गया। बट ये कुछ टाइम पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए होता है, तो उसको हम L10 मानते हैं। बाकी L90 हमारा नॉइज़ लेवल होगा एक्सीडेड 90% ऑफ द टाइम, मतलब पूरे टाइम का जो भी टाइम फ्रेम आप सपोज 1 दिन के लिए निकाल रहे हो, तो 90% ऑफ द टाइम जो नॉइज़ का लेवल होगा वो L90 होगा, ठीक है। और 10% ऑफ द टाइम जो लेवल होगा वो L10 होगा, तो L10 ऑब्वियसली हाई है,
ठीक है, L10 की वैल्यू ज़्यादा होगी तो L10 में से L90 हम निकाल लेते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉइस क्लाइमेट। ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर फॉर योर क्वेश्चन। और ये हमें बताता है क्वांटिफाई द रेंज ऑफ नॉइस लेवल एंड एसेस नॉइस क्लाइमेट इन अ पर्टिकुलर एरिया, कि पर्टिकुलर एरिया में नॉइस का क्लाइमेट किस टाइप का है, किस टाइप का बिहेवियर देखने मिल रहा है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिकल स्मोक इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। क्लासिकल स्मोक, ओके, क्लासिकल स्मोक होता है दैट इज बिकॉज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड स्मोक पार्टिकुलेट्स। ठीक है, कैसे ये ऑप्शन हुआ? क्योंकि हमें पता है नॉक्स और स्मोक पार्टिकुलेट्स का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और ओजोन एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, तो ये भी जवाब नहीं होगा। SO2 और नॉक्स भी रिलेटेड नहीं है, ये है। तो अगर हम क्लासिकल स्मोक की बात करें तो इसको एक नाम दिया जाता है लंदन स्मोक। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ 20th सेंचुरी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था तो कोल बर्निंग वॉज एट पिक। ठीक है, कोल बर्निंग पिक पे था क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्रीज चलती थी, उस एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए लोग कोल का यूज़ करते थे। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ कोल बर्निंग क्या होता है, कोल में सल्फर प्रेजेंट होता है। कोल इज़ अ फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल, कोल में सल्फर प्रेजेंट होता है। तो जब भी कोल को बर्न किया जाता है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना लेता है सिंपली। ठीक है, और इसके साथ साथ कार्बन के स्मोक पार्टिकल्स भी रिलीज होते हैं कोल बर्निंग में, आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये जो है ना, ये क्लासिकल फिनोमेना था और पूरे लंदन में उस टाइम पे पूरा मतलब ब्लैक सा माहौल दिखता था, पूरा एटमॉस्फेयर ब्लैक है। ठीक है, सूट टाइप का पॉल्यूटेंट दिखता था एयर में। तो ये बहुत ही फेमस केस स्टडी था उस टाइम का, इसीलिए क्लासिकल स्मोक को लंदन स्मोक भी कहा गया है। ओके, और दूसरा आपका लॉस एंजलिस स्मोक है, एक केस स्टडी है लॉस एंजलिस की, तो वो आपका नॉक्स रिलेटेड है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए याद रखिए कि क्लासिकल स्मोक इज लंदन स्मोक एंड दिस इज बिकॉज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड स्मोक पार्टिकल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स द एनुअल एवरेज कंसेंट्रेशन ऑफ SPM इन रेजिडेंशियल एरिया शुड नॉट एक्सीड। ठीक है, SPM होता है आपका सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, यानी कि आपके एयर में जो पार्टिकल्स सस्पेंड कर रहे हैं, पार्टिकुलेट मैटर जो सस्पेंडेड है एयर में, दैट इज़ कॉल्ड SPM। तो नेशनल एयर एम्बिएंट क्वालिटी यानी कि NAAQS के द्वारा क्या स्टैंडर्ड दिया गया है? ठीक है, NAAQ के द्वारा क्या स्टैंडर्ड दिया गया है फॉर एनुअल एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ SPM इन रेजिडेंशियल एरिया, कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो दिस इज़ अराउंड 140 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, दिस स्टैंडर्ड एम्स टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के एडवर्स इफेक्ट से रोकने के लिए ये स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं कि एयर में इससे ज़्यादा SPM नहीं होना चाहिए। ठीक है, रेजिडेंशियल एरिया। अगला क्वेश्चन है ब्लू बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू इनटेक ऑफ वाटर हाई इन नाइट्रेट्स। तो जब भी आपके वाटर में नाइट्रेट कंटामिनेशन पाया जाएगा तो ब्लू बेबी सिंड्रोम देखा जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम को कहते हैं मिथ ईमोग्लोबिनिया, GLOBINEMIA। ठीक है, ग्लोबो अनेमिया। सो बेसिकली जो न्यू बॉर्न चाइल्ड होता है वो पूरा ब्लू दिखता है। दिस कंडीशन इज ऑकर व्हेन इन्फेंट इंजेस्ट वाटर विथ हाई लेवल ऑफ नाइट्रेट।
सो जो इन्फेंट है, न्यूबॉर्न बेबी है, अगर वो वाटर इंजेस्ट कर लेता है जिसमें नाइट्रेट का अमाउंट ज़्यादा है तो ये सिंड्रोम देखा जाता है। क्यों देखा जाता है ये? क्योंकि नाइट्रेट जो है वो इंटरफेयर करता है हीमोग्लोबिन की एक्टिविटी में टू कैरी ऑक्सीजन इन द ब्लड। सो हीमोग्लोबिन का काम होता है, हीमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट, हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके उसको कैरी करना ब्लड में, ठीक है। बट ये क्या करता है, नाइट्रेट क्या करता है, नाइट्रेट इंटरफेयर करता है इस प्रोसेस को। इंटरफेयर करता है तो मतलब ऑक्सीजन की बाइंडिंग हीमोग्लोबिन के साथ नहीं होने देता, और जब नहीं होने देता है तो ऑक्सीजन कम हो जाता है बॉडी में और CO2 ज़्यादा हो जाता है। सो बिकॉज ऑफ दिस बच्चा जो होता है, इन्फेंट होता है, वो नीला पड़ने लगता है। सो दिस सिंड्रोम इज कॉल्ड ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज EIA of mining activities involve impact on माइनिंग एक्टिविटी का जब हम EIA करने जाते हैं तो हम उसका असेसमेंट किन चीज़ों पे करते हैं, किन फिनोमेना पे करते हैं? जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट पे करते हैं, बायोलॉजिकल या एरियल। यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो देखिए माइनिंग एक्टिविटी क्या होता है कि माइनिंग एक्टिविटी में ये सारे कंपोनेंट अफेक्ट हो सकते हैं। जियोलॉजिकल तो होगा ही क्योंकि हम माइनिंग कर रहे हैं, लैंड को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कितने अंदर तक खुदाई की जाती है। बिकॉज ऑफ दैट कंडीशन हम ये तो असेसमेंट करेंगे कि कितना जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट का लॉस हो सकता है। अब आसपास बायोलॉजिकल स्पीशीज़ भी रह रही है, ठीक है, लोग रह रहे हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो वो भी हमें एसेस करना होता है। एरियल इन्वायरमेंट में कि माइनिंग एक्टिविटी सपोज हो रहा है और एज अ रिज़ल्ट कोई रेडियो एक्टिव मेटल है या एलिमेंट्स हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट रिलीज़ हो सकता है, किसी टाइप का एयर पॉल्यूशन वहाँ पे कॉज हो सकता है, रेडिएशन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों का हमें असेसमेंट करना पड़ता है, इम्पैक्ट असेसमेंट करना होता है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज D. 1, 2 and 3 all are involved in the assessment of EIA assessment of mining, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज accreditation of environmental consultant organization in India is done by, so this is done by Quality Council of India। accreditation का जो काम होता है वो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया करती है। ये सारे एक्रीडिएटिंग इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस को देखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइफ साइकिल असेसमेंट डज नॉट इंक्लूड। लाइफ साइकिल असेसमेंट की अगर हम बात करें तो ये एक मेथड है। अगर हम LCA की बात करें तो ये एक मेथड है यूज टू इवेलुएट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और प्रोसेस थ्रू आउट इट्स एंटायर लाइफ साइकिल, ठीक है। यानी कि कोई प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल, मतलब प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है वहाँ से लेकर के उसके डिस्पोजल तक, ठीक है, पूरा जो साइकिल है उसको हम बोलते हैं लाइफ साइकिल असेसमेंट। प्रोडक्ट बनाने के लिए सपोज आप कोका कोला बना रहे हो, ठीक है, कोका कोला बना रहे हो। कोका कोला बनाने के लिए आपको जो रॉ मटेरियल्स चाहिए, वाटर चाहिए, CO2 गैस चाहिए, शुगर चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो रॉ मटेरियल्स इन्वॉल्व है वहाँ से लेकर के आप कोका कोला आपका कंज्यूमर पी रहा है, उसके बाद उसको डिस्पोज कर रहा है, उसके पैकेट को या बॉटल को, तो डिस्पोजल तक पूरा जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं लाइफ साइकिल असेसमेंट। तो इसमें आप ऑप्शन जब देखोगे लाइफ साइकिल इन्वेंट्री ऑफ द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की बात हो रही है कि उसके इन्वेंट्री की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली ये इंक्लूडेड है। क्वांटिटेटिव इम्प्रूवमेंट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट, तो पता है प्रोडक्ट से रिलेटेड ये भी है कि आप प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हो,
तो ये भी इंक्लूडेड होगा। लाइफ साइकिल इम्पैक्ट एनालिसिस, अब LCA तो हम इसीलिए कर रहे हैं ना ताकि हम उसका इम्पैक्ट एनालिसिस कर पाएँ, तो ये भी इंक्लूडेड है। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान, ये ऑप्शन नहीं होगा, तो डज नॉट इंक्लूड पूछा है तो ऑप्शन डी होगा। ठीक है। इमरजेंसी प्रिपरेशन प्लान जो होता है वो डिज़ाइन किया जाता है इन रिस्पॉन्स टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स और इमरजेंसीज। ठीक है, कि किसी भी तरह का रिस्क मैनेजमेंट, हजार्ड, इन सारी चीज़ को डील करने के लिए, तो ये लाइफ साइकिल असेसमेंट में इंक्लूडेड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट रिक्वायर बोथ इन्वायरमेंटल क्लियरेंस एज वेल एज अप्रूवल अंडर। तो ये आपको याद रखना है कि जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा वो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस तो लेना पड़ता है, प्लस फॉरेस्ट एक्ट से भी अप्रूवल लेना पड़ता है। ठीक है, तो फॉरेस्ट एक्ट 9080 आपका सही जवाब हो जाएगा। बट अगर आपका डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट वाटर से रिलेटेड है तो आपको वाटर का लेना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो है आपका नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट, ये लायबिलिटी फॉर डैमेज अराइजिंग फ्रॉम एक्सीडेंट्स के लिए इन्वॉल्व है। बेसिकली हजार्डस चीज़ों से इन्वॉल्व है। सपोज आप कोई प्लांट बना रहे हो, ठीक है, आप कोई प्लांट बना रहे हो जहाँ पे केमिकल बेस्ड कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, तब आपको यहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी, बिकॉज ये देखना चाहेंगे कि आपने EIA किस तरह से किया है, आप अपने हज़ार्ड को किस तरह से ट्रीट कर रहे हो। ठीक है, आपके पास क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हैं, तो फिर आपको इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर कुछ एयर रिलेटेड कंटामिनेशन हो रहा है आपके डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट से, तो आपको यहाँ से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, बट इन जनरल अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट से तो लेना ही पड़ता है। अगला क्वेश्चन है द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ डिस्पोजल ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन डेब्रिज इज। सो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन डेब्रिज की जब हम बात करते हैं तो इसमें लगभग 90% ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो रिसाइकल किया जा सकता है। तो रिसाइकलिंग इज द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ डिस्पोजल ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन डेब्रिज। अगला क्वेश्चन है पायरोलिसिस ऑफ सॉलिड वेस्ट रिफर्स टू। तो पायरोलिसिस से आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो हाई टेम्परेचर और दूसरा एनएरोबिक कंडीशन। एनएरोबिक यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है कि पायरोलिसिस से जनरली हमारा डिमांड ये होता है कि कुछ एनर्जी जनरेशन प्रोडक्ट बनाया जा सके, जैसे कि बायो ऑयल वगैरह। ठीक है, ओके। तो अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो ऑप्शन ए इज हाई टेम्परेचर एंड एरोबिक इंसिनरेशन। तो एरोबिक, हाई टेम्परेचर तो सही है बट एरोबिक है तो ये गलत हो जाएगा। हाई टेम्परेचर एनारोबिक डिस्टिलेशन ऑफ वेस्ट फॉर एनर्जी जनरेशन, इस पे हम बात कर सकते हैं। यहाँ पे भी एरोबिक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे भी आप देखो तो कहीं हाई टेम्परेचर लिखा नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, हाई टेम्परेचर एनारोबिक डिकम्पोजिशन या डिस्टिलेशन ऑफ वेस्ट फॉर एनर्जी जनरेशन। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Kyoto Protocol of 1997 introduced the concept of carbon trading in the year of। ठीक है, Kyoto Protocol 1997 में कंडक्ट कराया गया था और the aim of this Kyoto Protocol is to reduce greenhouse gases। ग्रीनहाउस गैसेस के इमर्शन को कम करना, रिड्यूस करना था एम क्योटो प्रोटोकॉल का। ठीक है, और यहीं पे कॉन्सेप्ट लाया गया कार्बन ट्रेडिंग का। कार्बन ट्रेडिंग यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करेंगे। डेवलप्ड कंट्रीज विल इन्वेस्ट ऑन डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस
देयर कार्बन इमिशन। ठीक है, कार्बन इमिशन को कम करने के लिए ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे इन्हें क्या मिलेगा, कार्बन क्रेडिट मिलेगा, कार्बन क्रेडिट मिलेगा। तो इस तरह का जो कार्बन ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया था वो क्योटो प्रोटोकॉल में ही किया गया था। ठीक है, बट इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ था इसका वो काफ़ी बाद में हुआ था। ठीक है, प्रोटोकॉल द क्योटो प्रोटोकॉल एंटर्ड इनटू द फोर्स फ्रॉम February 16, 2005। अगर हम क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो वही 2005 फेब में फोर्स में लाया गया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे बातें स्टार्ट हुई कार्बन ट्रेडिंग को इनिशिएट करने का। ठीक है, सो इनिशिएट करते करते 2005 से स्टार्ट करते करते मतलब फाइनली 2008 तक अच्छे से इनिशिएट कर दिया गया था कार्बन क्रेडिट का ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। बट यहाँ पे जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं वो ऑप्शंस काफ़ी पहले के हैं। इवन द ऑप्शंस गिवन हियर 2000, 2004, 2001, 2002 ये सब उसके भी पहले के हैं, जहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल इफ़ेक्टिवली फोर्स में लाया गया, 2005 में लाया गया था, तो उसके भी पहले के हैं। बट स्टिल आपको ऑप्शंस दिए हुए, क्वेश्चन पूछा है तो जवाब तो लगाना पड़ेगा। आप नियर टू 2005 जो ऑप्शन है वो आप ये लगा सकते हो 2004। ठीक है, और कायदे से देखा जाए तो इनको ऑप्शंस ये नहीं देने चाहिए थे, बट फिर भी इन्होंने दिया है, तो आप बेस्ट चॉइस इसमें अपनी दोगे, और बेस्ट चॉइस अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल ऑप्शन यही ऑप्शन बी ही बन रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिटीजन्स चार्टर ऑन इन्वॉल्वमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एम्बॉयडेड इन। तो सिटीज़न चार्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहाँ लेके आया गया, कौन से आर्टिकल में। ठीक है, तो आर्टिकल 51A, और अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो आर्टिकल 51AG states that it is a duty of every citizen of India to protect and improve। क्या क्या ड्यूटी है सारे सिटीजन ऑफ इंडिया? टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल environment including forest, lake, river, wildlife, and to have compassion for the living creature। ये सारी बात कही गई आर्टिकल 51AG में। ठीक है, तो डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर ये बात रखी गई, विच इज़ इंक्लूडेड इन आर्टिकल 51AG, जहाँ पे बात ये कही गई है कि सारे सिटीज़न का ये ड्यूटी है कि वो अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, इम्प्रूव करें, और जो भी इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज हैं उसको प्रोटेक्ट करें और उसके लिए कंपेशन रहें। ठीक है, लिविंग क्रिएचर और इन्वायरमेंट के लिए कंपैशन शो करें। तो ये आपका था सिटीजन्स चार्टर ऑन इन्वायरमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच इज़ इंक्लूडेड इन आर्टिकल 51AG। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन। तो हमें पता है UNCED यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED was held in जून 1992। ठीक है, जून 1992 में हुआ था, और इसको हम अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं, अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। इसको कराया गया था रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, और सारे के सारे इन्वायरमेंटल इवेंट्स के लिए मैंने एक सेपरेटली वीडियो अपने चैनल पे डाल रखा है, आप देख सकते हो। उसमें से क्वेश्चंस एटलीस्ट 3 क्वेश्चन
3 से 4 क्वेश्चंस तो मिनिमम आ ही जाते हैं इन्वायरमेंटल इवेंट से, ठीक है। तो वहाँ पे वीडियो है, आप जाके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ नंबर 4, 6, 9 इज। आई डोंट नो ये किस टाइप का क्वेश्चन है बट ठीक है, अब क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन सिंपली क्या होता है कि आपका जो भी नंबर है, सपोज 4 है, 4, 6, 9, इनको आप मल्टीप्लाई करते हो और इसका आप जितना भी n नंबर होता है उसका n मीन इस तरह से निकालते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे, 4 × 6 दैट इज़ 24, फिर उसके बाद 24 × 9 विच इज़ 216। अब 216 का आपको क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। तो ये निकालने के बाद आपका जो आएगा दैट इज़ 6। तो 6 ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा इन नंबर्स का। अगला क्वेश्चन है, अ कंप्लीट न्यूमरेट ऑफ ऑल द आइटम्स इन अ पॉपुलेशन इज। मतलब सिंपली आपको सपोज ये पॉपुलेशन है और इसमें बोल रहा है कि न्यूमरेट बताना है, नंबर बताना है सारे के सारे आइटम्स जो भी पॉपुलेशन में हो। तो हमें पता है सैम्पल क्या होता है, सैम्पल एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन होता है, ठीक है। बट यहाँ पे सारे के सारे पॉपुलेशंस का बोल रहा है कि जितने आइटम पॉपुलेशन में है सबका न्यूमरेट बताओ, ठीक है। यानी कि आप किसी भी तरह का सैम्पलिंग नहीं कर रहे हो, आप एक सैम्पल इसमें से नहीं निकाल रहे हो, आप क्या कर रहे हो, हर एक इंडिविजुअल आइटम्स को क्वांटिफाई कर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पल है ही नहीं तो सैम्पल सर्वे कहाँ से होगा। तो दिस इज सिंपली सेंसस। जनगणना में यही होता है कि एक एक लोगों तक जाते हैं और उनका सारा डिटेल लेते हैं रैदर देन कैलकुलेटिंग द सैम्पल, ठीक है। हम सैम्पल नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, तो सैम्पल रिलेटेड कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा आपका। सेंसस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टर्म पैरामीटर इज एन एट्रीब्यूट एसोसिएटेड विद द डेटा पर्टेनिंग टू। पैरामीटर क्या है, पैरामीटर कौन सा एट्रीब्यूट है, किससे एसोसिएट करता है, ठीक है। पैरामीटर सैम्पल से एसोसिएट नहीं करता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से नहीं करता है, सैम्पल टेक्निक से नहीं करता है। तो सिंपली ये किससे करेगा, पॉपुलेशन से। तो अ पैरामीटर इज अ न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट ऑफ अ पॉपुलेशन सच एज पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, और पॉपुलेशन प्रपोर्शन। तो सिंपली आप क्या करते हो, जो भी आपका पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेशन के लिए आप अलग अलग पैरामीटर्स यूज़ करते हो। वो पैरामीटर क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पॉपुलेशन का मीन निकालो, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन इज़ द राइट आंसर। ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसके लिए मैं सेपरेटली वीडियो डालूंगी, ठीक है। तो उधर हम इसकी बात कर लेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन। असर्शन बोल रहा है, लिविंग सिस्टम एक्सपोज्ड टू ड्रॉट, सैलिनिटी एंड फ्रीजिंग शो इन्हेंस्ड लेवल ऑफ ऑस्मोलोलाइट्स, ठीक है। रीज़न दिया है, मतलब जो भी लिविंग सिस्टम है जब वो इन एक्सट्रीम सिचुएशन से, इन एक्सट्रीम कंडीशन से एक्सपोज होता है तो वहाँ पे ऑस्मोलाइट्स जो हैं इन्हेंस हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं उनके बॉडी में, ठीक है। रीज़न क्या दिया गया है कि ये जो एक्सट्रीम सिचुएशन है, ड्रॉट, सैलिनिटी, फ्रीजिंग, ये स्ट्रेस इंड्यूसिंग सिचुएशन है जहाँ पे पानी क्या होता है, डेफिशिएंट होता है, वाटर डेफिशिएंट होता है, ठीक है। तो ये रीज़न दिया गया है, सही बात है। ऑस्मोलाइट्स जो होते हैं, ऑस्मोलाइट्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं, मेंटेन करते हैं सेलुलर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर बाय बैलेंसिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, और प्रोटेक्ट करते हैं सेल के अंदर जो भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं ताकि वो वाटर लॉस ना करें, ठीक है। तो सिंपली ऑस्मोलाइट्स केमिकल्स होते हैं जो कि रिलीज़ किया जाता है सेल के द्वारा जब
ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस में सेल्स होती हैं, ठीक है। सो टू प्रोटेक्ट ऑस्मोलैरिटी ऑफ सेलुलर फंक्शंस, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए ये रिलीज होते हैं, ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स ये रिलीज होते हैं। तो असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला क्वेश्चन है यूएन डिकेड ऑफ एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज। तो इसमें याद करने वाली बात है, तो डिकेड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो था वो आपका 2005 to 2014 था, ठीक है, जहाँ पे अलग अलग सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया गया, स्किल डेवलप करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स किए गए, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिकेड, okay, 2005 to 2014. The next question is, two kind of values distinguished in environmental ethics are. दो तरह के वैल्यूज़ इन्वामेंटल इथिक्स में क्या हैं जो डिस्टिंग्विश किए जाते हैं? सो दिस आर इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ refers to the value of something based on the usefulness or utility of human or other being। मतलब कि बेसिकली ह्यूमन ओरिएंटेशन में बात है कि ह्यूमन को जो बेनिफिट करे, दैट इज़ इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू जो होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि नेचर है, इन्वामेंट है, इन्वामेंट का अपना एक इम्पोर्टेंस है। अगर हम बात करें कि हमारे नेचर में जो भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं, उनका भी राइट है इस अर्थ पे, राइट टू लीव ऑन दिस अर्थ, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से सोचते हो कि हम सब अर्थ को और अर्थ के रिसोर्सेज को इक्वली शेयर कर रहे हैं, फ्रॉम अ लिटिल माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ह्यूमन बीइंग, एवरीवन इज इक्विवेलेंट ऑन दिस अर्थ। अगर आप इस तरह से सोचते हो तो आप क्या कर रहे हो, एक इंट्रिंसिक वैल्यू रखते हो इन्वायरमेंट के लिए। अगर आप ऐसा सोचते हो कि नेचर को हमें इसलिए कंजर्व करना चाहिए क्योंकि नेचर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन, नेचर से हमें बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं, ठीक है, तो वो ह्यूमन बेनिफिट में आपका वैल्यू है, दैट इज़ इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। अगर आप उसके खुद के वैल्यू के लिए आप उसको आपका जो माइंडसेट है उस ओरिएंटेशन में आप कंजर्वेशन की बात सोच रहे हो, तो दैट इज़ इंट्रिंसिक वैल्यू। सो दिस टू आर टू डिस्टिंग्विश वैल्यूज इन इन्वायरमेंटल एथिक्स, ओके। अगला क्वेश्चन है द नेचुरल सोर्सेज ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड इन एटमॉस्फेयर इज। तो मिथाइल ब्रोमाइड का जो नेचुरल सोर्स है एटमॉस्फेयर में वो क्या है? ओशन, वोल्केनोज, लैंडस्लाइड, वेजिटेशन। अगर हम मिथाइल ब्रोमाइड की बात करें तो ये एक सिग्निफिकेंट स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे क्लोरीन लगा होता तो CFCs हो जाता है, ये ब्रोमीन है, ठीक है, बट है तो हेलो ग्रुप ही है। सो ये क्या करता है, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस है, ओजोन डिप्लेटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और दे आर प्रोड्यूस्ड बाई, नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाई phytoplanktons and marine algae, जो कि मिथाइल ब्रोमाइड प्रोड्यूस करते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ देयर मेटाबॉलिक प्रोसेस के रिजल्ट में ये प्रोड्यूस करते हैं। तो अब मरीन एल्गी कहाँ मिलेंगे? ओशंस में मिलेंगे। तो फाइटोप्लैंक्टन्स एंड मरीन एल्गीज प्रोड्यूस करते हैं। सो ओशियन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड इन द एटमॉस्फेयर। अगला क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ एन एक्चुअल रिसोर्स विच कैन बी डेवलप्ड प्रॉफिटेबली।
एक्चुअल रिसोर्स जिसको प्रॉफिटेबली डेवलप किया गया, ठीक है। सो दिस आर प्रॉफिटेबली डेवलप किया जा सकता है। पोटेंशियल रिसोर्स होते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्स होते हैं जिनको अभी एक्सप्लोर नहीं किया गया है बट दे आर प्रेजेंट ऑन अर्थ, ठीक है। तो प्रॉफिटेबली आप उनको डेवलप कर सकते हो आप, क्योंकि ये अनअप्रोचेबल होते हैं बिकॉज ऑफ टेक्निक्स और समथिंग जिसका हमारे पास लैग है। बट अगर हमने इनको अप्रोच कर लिया तो ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो सकते हैं ओवर द टाइम। तो ये पोटेंशियल रिसोर्स सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। The next question is trophic state index of aquatic ecosystem is determined by the concentration of। कोई भी aquatic ecosystem है उसका ट्रॉपिक स्टेट क्या हो सकता है, ठीक है। ये किसकी कंसेंट्रेशन से पता चलेगा? तो सिंपली ऑप्शंस आर क्लोरोफिल ए, नाइट्रेट, फॉस्फेट, नाइट्राइट, ठीक है। तो अगर हम बात करें ट्रॉपिक स्टेट इंडेक्स की, ट्रॉपिक स्टेट इंडेक्स ये क्या होता है? ये मेज़र करता है, इज अ मेज़र यूज टू एसेस द ट्रॉपिक स्टेटस और लेवल ऑफ अ न्यूट्रिएंट इनरिच इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो कोई भी आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम है वहाँ पे कितना न्यूट्रिएंट क्वांटिटी होगा, ठीक है, न्यूट्रिएंट क्वांटिटी होगा, और उस एक्वेटिक बॉडी का क्या प्रोडक्टिविटी हो सकता है, ये हमें पता चलता है ट्रॉपिक स्टेट इंडेक्स से। सो दिस कुड बी मेजर बाय प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। और टोटल फॉस्फोरस भी बता सकता है, टोटल फॉस्फोरस कितना प्रेजेंट है उसके बिहाफ पे भी ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे फॉस्फेट ऑप्शन है कि PO4 3-, सो दैट्स वाई दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड, दिस शुड बी नॉट द राइट आंसर, क्योंकि हम टोटल फॉस्फेट कैलकुलेट करते हैं, टोटल फॉस्फोरस कितना प्रेजेंट है वो, ठीक है। तो जो नियर टू करेक्ट आंसर है वो क्या है? क्लोरोफिल ए। ओके, आई होप दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना। अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो, कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पे कोई कॉन्फ्लिक्ट आपको लगे तो यू कैन सिंपली राइट कमेंट इन कमेंट सेक्शन। और बाकी के डिटेल्स के लिए और क्वेश्चंस के लिए, स्टडी मटेरियल्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।